अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। पार्लिमानी सलामती कमेटी के इजलास के बाद एक तरफ तो दहशतगर्दी से सख्ती से मुकाबला करने का पैगाम दिया जा रहा है। आपको पता है ऑपरेशन की तरफ इशारे हो रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं वज़रा कि ऑपरेशन हो सकता है इस सिलसिले में मुल्क के अंदर, और फिर अफ़गानिस्तान में भी कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं किसी कार्रवाई की। लेकिन दूसरी तरफ दहशतगर्दी से जो सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, उसके वज़ीर आला इससे इत्तफाक नहीं करते। नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू देते हुए, उनसे गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर साहब ने किसी भी किस्म के ऑपरेशन की शदीद मुखालफत की, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हम अलाउ नहीं करेंगे ऑपरेशन। क्या उन्होंने स्पेसिफिकली कहा, सुनिए ज़रा पहले। शर्तों की सूरत में भी हम इनको अलाउ नहीं करते, नहीं करते इसे। हाँ, बिल्कुल नहीं। उसकी वजह है ना, देखिए हमसे पहले हमने ऑपरेशन किए हैं, उसे कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ है। तो ऐसी चीज कैसे हम अलाउ कर लें कि जो फायदा, हमें पता है कि फायदा नहीं होना, उसका उल्टा नुकसान होना है। दिस इज नॉट द सोल्यूशन, ये सोल्यूशन नहीं है। कितनों को आप मार रहे हो, पीछे से और आ रहे हैं, पीछे सपोर्ट में और आ रहे हैं, फिर अफगानिस्तान से आ रहे हैं। तो बात ये सोल्यूशन नहीं है। इसके लिए प्रॉपर हमें प्लान करके इस चीज के खात्मे के लिए पहले तो वहां बातचीत करनी पड़ेगी उस मुल्क के साथ जहां पे प्रोटेक्शन मिल जाती है, और फिर आ जाते हैं साथ में वो भी शामिल हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारी आवाम का एतमाद कि आवाम भी खड़ी हो। देखिए आवाम अगर खड़ी हो ना, आवाम हर जगह पे अवेलेबल है। पुलिस वाले को इत्तला मिलती है कि कुछ हो गया तो पहुंचता है ना, पहुंचता है। अवाम को पता है कौन कहां पे है और क्या कर रहा है। अगर अवाम साथ खड़ी हो जाए और अवाम ना छोड़े, किसी की जरूरत नहीं है कि इलाके में पर मार ले वो। अच्छा, गंडापुर साहब ने कहा है इंटेल बेस्ड ऑपरेशंस तो होते रहते हैं, मतलब इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर, लेकिन इस तरह के किसी एक कौमी ऑपरेशन या एक बड़े ऑपरेशन की तरफ उन्होंने मुखालफत की इसकी, और कहा कि इसके ऊपर बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत है। और जो पार्लिमानी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उनके मुताबिक उसमें एक प्रेजेंटेशन दी गई या सबने अपनी अपनी बात की, कोई प्लानिंग या हिकमत अमली की उसमें उनको झलक नज़र नहीं आई जिसकी ज़रूरत है। अब ये जो बात कर रहे हैं सूबे के वज़ीर आला साहब, मौजूदा सूरत हाल में इसकी क्या अहमियत है, ज़रा अपने तजियाकारों से ये पूछते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस डिस्कशन के लिए महमूद सरफराज साहब, मज़हर अब्बास साहब, आसिफ रशीद चौधरी साहब और फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, यह आपने वज़ीर आला साहब का बयान सुना, आप इसका तजिया कैसे करेंगे? क्या वाकई में आपको इससे ये समझ आए कि उन्होंने किसी भी किस्म के ऑपरेशन की मुखालफत की या कुछ गुंजाइश छोड़ी है उन्होंने? शुक्रिया अलीना। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि जो उस दिन कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ उसमें सिर्फ प्रेजेंटेशन दी गई या तकारीर की गई, कोई प्लानिंग नहीं दी गई। देखें, होता ये इस तरह है कि जो भी उसकी कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है उसमें जो मिलिट्री की तरफ से अगर कोई उससे रिलेटेड इशू हो तो हमेशा पहले प्रेजेंटेशन दी जाती है, फिर उसके बाद फोरम जो है वो ओपन किया जाता है डिस्कशन के लिए। उसके बाद डिस्कशन के बाद जो भी तय होता है वो एक उसको फाइनलाइज करके हमेशा से होता ये है कि वो फिर काबीना से उसकी मंजूरी ली जाती है, तब वो एक डॉक्यूमेंट या जो एक एडवाइजरी जो पार्लियामान की जो ये सिक्योरिटी कमेटी है उसकी एक एडवाइजरी जो हैसियत है उसकी सूरत में जो भी डॉक्यूमेंट सामने आता है वो काबीना उसकी मंजूरी देने के बाद एक पूरा एक डॉक्यूमेंट बनता है। यही माजी में होता रहा, जब इमरान खान की हुकूमत थी उसमें भी जितनी भी ये कमेटीज़ हुई थी इसी तरह का ही तरीकाकार होता था। अली अमीन गंडापुर साहब पहले भी उसमें शामिल होते थे। मुझे नहीं मालूम कि ये उन्होंने किस बुनियाद के ऊपर कहा कि ये एक प्रेजेंटेशन देगी और दी गई और उसके बाद डिस्कशन हुई। देखें, जो डिस्कशन भी हुई वहाँ पे भी अली अमीन गंडापुर जो है, जो मेरी इतलात हैं कि इन्होंने बजाय इसके कि जो दहशतगर्दी के हवाले से पूरा एक लाहे अमल बताते, क्योंकि ये फ्रंट के ऊपर सूबा है खैबर पख्तूनख्वा का, सबसे ज़्यादा जो दहशतगर्दी का शिकार होते हैं या बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, तो उसके चीफ मिनिस्टर होने के नाते से इनको एक पूरा होमवर्क करके आना चाहिए था, लाए अमल बताना चाहिए था कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस हवाले से, हमारी जो CTD की है वो किस तरह से वो काम कर रही है। ये तमाम तर जो है ये इनको बतौर वज़ीर आला काम करके आना चाहिए था। लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, बजाय इसके कि ये उसके हवाले से कोई लाहे अमल देते, इन्होंने ज़्यादातर इनकी जो तकरीर का हिस्सा था वो 9 मई के ऊपर फोकस था कि हमारी पार्टी को जो है वो इन्होंने जो हुकूमत ने किस तरह से पसपा किया हुआ है, हमें किस तरह से जो सियासी तौर के ऊपर एक वो आज़ादी नहीं दी जा रही, ये तमाम चीज़ें। और जहाँ तक दहशतगर्दी के हवाले से बात है, बजाय इसके कि ये एक कोई सलूशन पेश करते, जो मेरी इतलात हैं गंडापुर ने वहाँ पे जस्टिफिकेशंस दी हैं दहशतगर्दों के। ऐसे लग रहा था कि उनके हवाले से जवाब पेश किया जाता रहा, जो अली अमीन गंडापुर की
मतलब ये बताते रहे कि दहशतगर्दी के ज़िम्मेदार खुद हुकूमत और ये वफाकी इदारे या जो फिर सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, बजाय इसके कि जो दहशतगर्द खुर्द हैं। ये आपको इसका इम्प्रेशन जो है वो मुबहम अल्फाज में इस इंटरव्यू में भी मिलता है, लेकिन यही बात इन्होंने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी जाके यही बताया, दहशतगर्दों को मुरद इल्ज़ाम ठहराने के कि वो आम और मासूम लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं या उनको निशाना बना रहे हैं, बजाय इसके ये अली अमीन गंडापुर साहब ये जवाब पेश करते रहे कि हुकूमत इसकी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, ज़िम्मेदार है। और इस हवाले से तो ये इनकी सीरियसनेस और संजीदगी का जो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि दहशतगर्दी के हवाले से क्या इनका जो है एक सोच है या क्या पॉलिसी हो सकती है। देखिए अभी से आज जो है वज़ीर इत्तलात जो है वो तलाल चौधरी ने एक बड़ा अहम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बयान दिया है, जिसमें वो कहते हैं कि वो ऑन ओथ ये दावा कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने चंद एक अहम सरकारी अफसरान को बुलाया और उनसे कहा कि तालिबान के हवाले से या जो दहशतगर्द हैं उनके हवाले से किस तरह से हमें ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं होना चाहिए। उसकी वजह फिर उन्होंने साथ जस्टिफिकेशन देते हुए ये कहा कि ANP को देखो वो लड़ते हुए उनके साथ पार्टी ख़त्म हो गई है, पीपल्स पार्टी का देख लें तो हम ख़त्म नहीं होना चाहते। तो ये एक जो इनका एक सोच है जो PTI की तरफ से जो दहशतगर्दी के हवाले से इस इंटरव्यू में भी वो रिफ्लेक्ट हो रही है कि आप कितने लोगों को मारेंगे, इतने आप जो है वो उनको हटाते हैं तो वो पीछे से अफ़गानिस्तान से आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो ऑपरेशन के हवाले से जो हुकूमती वज़रा ने बताया है कि ऑपरेशन देखें ये उस तरह का नहीं होगा फुल फ्लेज के आपको फुल जो आर्म फोर्सेस हैं वो मोबिलाइज करनी पड़ेगी जैसे 2014 में हुआ था। ये आपके इल्म में होगा कि जो पहले भी ब्रीफिंग दी गई है, काइनेटिक ऑपरेशन होगा, उसमें जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होगी मूवमेंट की या मोबिलाइजेशन की वो किया जाएगा। अदरवाइज़ ये तो जो वफाकी वज़रा भी इस हवाले से बाकायदा बता चुके हैं कि देखें वो ऑपरेशन तो पहले भी अभी से जारी है, ये नहीं है कि कोई नया से कोई फ्रेश स्टार्ट होगा, ये ऑपरेशन जारी है। इसलिए मेरा ख्याल है कि जो गंडापुर के जो बयान है उसकी कोई इस तरह पॉलिटिकल या कोई इसको अगर देखा जाए तो अहमियत नहीं है। अच्छा मेमल, आप इसके ऊपर क्या राय रखती हैं, क्योंकि ये तो बुनियादी इख्तलाफ है ना सोच के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ऑपरेशन हल नहीं है, बाकी अगर सोच रहे हैं तो, लेकिन इस मौके के ऊपर जब एक तरफ से हमें नज़र आ रहा है कि फ़ैसला कर लिया गया है इसके ऊपर सख्ती करने का, तो गंडापुर साहब का ये बयान क्या सिर्फ पॉलिटिकल या फिर आपको लगता है कि उसमें कुछ सब्सटेंस भी है और क्या उसके फिर असरात हो सकते हैं अगर ऐसा है तो? देखिए लीना, पहली चीज़ तो ये मैंने उस दिन भी जिस तरह कहा था कि बेसिकली तो ये ऐसा मौका है कि इसके ऊपर एक नेशनल कंसेंसस होनी चाहिए थी दहशतगर्दी के ऊपर और किस तरीके से दहशतगर्द तंजीमों के साथ जो है डील किया जाए। ये बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ की वजह से जो है ये नेशनल कंसेंसस मिसिंग है और ये नहीं होना चाहिए था। अच्छा, जो आप ये बात जो गंडापुर साहब ने बात की, अब देखें जिस वक्त तालिबान को यहाँ पर एक तो वापस लाया जा रहा था TTP को और निगोसिएशंस की बातें चल रही थी और वो आपको पता है कि पहले पब्लिक में नहीं आई और किस तरीके से आई, इंटरव्यूज़ के थ्रू आई, ना कि ये कि पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेके बात बताई गई हो या इस तरह की जो चीज़ हो। तो उस वक्त भी हम लोगों ने ये बात की थी और भी जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये बात की थी कि देखिए जब आप TTP को वापस ला रहे हैं या आप इनसे निगोशिएट कर रहे हैं तो ये जो है ये कोई रिहेबिलिटेट तो नहीं हुए या ये इन्होंने कोई ऐसे कमिटमेंट भी नहीं की कि ये कोई रिहेबिलिटेशन की तरफ जाएंगे या आर्म्स गिव अप कर देंगे। इनको तो जो काम आता है ये वही करेंगे, यानी दहशतगर्दी ही करेंगे, ये इसी तरह की सरगर्मियों में मुलविस रहेंगे। तो आपको इनसे एक तो बात क्यों कर रहे हैं और दूसरा ये था जो रीसेटलमेंट के ऊपर क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। लेकिन उस वक्त आपको मालूम है कि एक सेंटिमेंट ऐसा था, बल्कि कहा जा रहा था कि अफगान तालिबान जो है वो हमारे दोस्त भी क्या, तो वो तो गुलामी की जंजीरें भी तोड़ रही हैं उन्होंने और पता नहीं क्या क्या। ये उस वक्त हमने देखा कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट उनके व्यूज सेम थे, सेम पेज के ऊपर वो इस चीज के ऊपर थे। तो उसका भी एक ये एक उसका नुकसान है उस पॉलिसी का लेना। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जो नंबर्स दे रहे हैं वज़ीर आला साहब, ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। ये तो इतने यानी कि इतने हैवी नंबर्स उन्होंने दिए हैं कि इतने ज़्यादा अगर दहशतगर्द है तो फिर अलीना वो खुद बताएं कि इनके साथ किस तरह से डील किया जाए, क्योंकि ये तो कोई ऑपरेशन के बगैर नहीं इनके साथ डील किया जा सकता। ये तो बिल्कुल एक फुल फ्लेज वॉर टाइप वाले नंबर्स है ना कि इतने ज़्यादा अगर दहशतगर्द हैं और बार बार जो उधर से आ रहे हैं तो आप इनके साथ डील किस तरह करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि APS के बाद भी फ़ख्र कह रहे हैं कि उतना बड़ा ऑपरेशन नहीं होगा, छोटे ऑपरेशन होंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे,
होंगे, वो वाली चीज होगी। चले उसके ऊपर एक कोई कंसेंसस, उसकी स्ट्रेटजी भी सामने आ जाएगी, लेकिन ऑपरेशन के बगैर तो ये बात नहीं होगी, ये कोई नेगोशिएशन से तो ये मामला हल नहीं होगा। अच्छा, जहां तक अफगानिस्तान के लीना बात है, ये मैं आपको जरूर बताती चलूं कि अफगानिस्तान के ऊपर ऑलमोस्ट जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं खैबर पख्तूनख्वा में मोस्टली, उन सब का ये मानना है कि जो बात एक ये चल रही है कि शायद अफगानिस्तान के अंदर जाकर एक कोई बड़ा अटैक किया जाए हमारी तरफ से, ये छोटे ऑपरेशन की बात या कोई जिस तरह वो स्ट्राइक्स हुई थी या जब उनको फॉलो करते करते वो वाली चीज नहीं, तो उसके ऊपर उनको भी तशवीश है। वो ये कहते हैं कि देखिए अफगान तालिबान जो है उनको हमने कितने साल सपोर्ट किया, वो गलत पॉलिसी होगी लेकिन एक पॉलिसी थी हमारी रियासत की, उनको सपोर्ट किया, फिर जब वो आए तो अब ये हुकूमत कहीं जाती हुई तो नजर आ नहीं रही अफगान तालिबान की रजीम। तो अगर आपने अपने इस तरह का कोई अटैक किया तो उसका ब्लो बैक ये ना हो कि वो वेस्टर्न बॉर्डर भी आपका हॉट हो जाए। तो इसलिए बेहतर ये है कि पहले डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू इस चीज को उनसे बात की जाए, सीरियसनेस के साथ एक उनके साथ बात की जाए और उन्हें कहा जाए कि इसको आप रोकें, इनको रोकें, क्योंकि अगर नहीं रोका तो फिर ये हमारे ऑप्शंस है या हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं। अभी तक तो वैसे बताया यही गया है हुकूमत की तरफ से भी हमारे अफगान तालिबान को कि हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस है, आप इनको रोकें, लेकिन वो रोक नहीं रहे। अच्छा, एक चीज जो फखर ने की बात की अलीना, वो बात दुरुस्त है। देखिए पाकिस्तान जो है वो सेकेंड मोस्ट इफेक्टेड कंट्री है टेररिज्म के हवाले से, और कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो आपको पता है कि कितना ज़्यादा इफेक्ट हुआ है टेररिज्म से। लेकिन ये पीटीआई का जो एक ये फेयर है कि तालिबान उनके खिलाफ जो उसका बैकलैश आएगा वो उस हुकूमत के ऊपर आएगा, उनके लोगों के ऊपर आएगा, ये तो एक जेन्युइन फेयर है। और जो वो बात करते हैं एएनपी की और पीपल्स पार्टी की, आपको याद होगा कि 2013 के इलेक्शन में एएनपी की तो खैर लीडरशिप भी बहुत कम बची थी और पीपल्स पार्टी एएनपी कैंपेन नहीं कर सके थे, उनको इतनी ज़्यादा थ्रेट थी तालिबान की तरफ से उस वक्त। तो ये चीज आपको तो पीटीआई का तो एक वैसे अच्छा, लेकिन फिर उसका ये है ना कि उसको कोई हल निकालें, ये कोई सलूशन तो ना हुआ ना कि बस आप डर के बैठ जाएं, उनके खिलाफ बात ना करें और फिर ऑपरेशन के लिए ना जाएं, उसके लिए कोई हल होना चाहिए। अच्छा ये बताएं, मुझे पता है जब हम बात कर रहे थे ऑफ स्क्रीन तो आपके पास कुछ खबरें भी हैं कोई ऑपोजिशन के इजलास से मुतल्लिक, वो क्या है? ये देखें, वो बेसिकली जो मुस्तफा नवाज खोखर साहब की तरफ इफ्तारी थी ऑपोजिशन की, जिसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई जो थे वो भी उधर थे, पीटीआई के बहुत सारे नुमाइंदे थे, मौलाना फजलुर रहमान भी थे। एक तो खैर मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर ये मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने ना इफ्तारी दी होती तो शायद मौलाना साहब वो पीटीआई के साथ उस तरह बैठते भी रहा, उन्होंने मुस्तफा का जो है वो लिहाज भी किया। दूसरा, मौलाना साहब ने पीटीआई से गिले शिकवे भी किए और उन्होंने उनको ये कहा कि जब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी तो जब हमने उसका ओरिजिनल ड्राफ्ट देखा तो सबके होश उड़ गए। तो उसके बाद जो है उसको उसके अंदर से हमने जहर निकाला मुशावरत के थ्रू, और आप थ्रू आउट उस मुशावरत के अमल में थे और फाइनल ड्राफ्ट आपके साथ मुशावरत के बाद ही जो है वो सारा सामने। और फिर जब यह बात फाइनल हुई तो आप साइड पे हो गए कि जैसा आपके तो इससे कोई लेना देना नहीं। आपको याद होगा लीना कि पीटीआई ने बहुत सारा इस तरह का एक प्रोपेगेंडा भी हुआ था कि जी मौलाना साहब तो हुकूमत के साथ मिल गए और ये कर लिया। तो मौलाना ने बेसिकली उन्होंने कहा कि आप लोग तो हमारे साथ थ्रू आउट द प्रोसेस शामिल, तो फिर आपने किया। फिर उन्होंने कहा कि कौमी सलामती के इजलास में आपने रात तक जो है वो ये जो पैगाम दिया था कि हम आ रहे हैं, और जब हम सुबह उधर गए तो फिर आप उधर थे नहीं। तो ये किस किस्म की कोऑर्डिनेशन है कि ऑपोजिशन जमातों की कि आप ये नहीं कन्वे कर सके कि आपने नहीं आना या आप बॉयकॉट कर रहे हैं, और आपने रात तक तो आपने कुछ और किया था। तो बेसिकली उन्होंने पीटीआई को उनकी चीजों के ऊपर जो है वो पॉलिसीज के ऊपर क्रिटिसाइज भी किया कि आप कर रहे हैं। और एक और बात भी मेरे ख्याल में उधर जो वैसे एक ओवरऑल हुई वो ये थी कि ऑपोजिशन की जमातों को बैकडोर डील्स नहीं ढूंढनी चाहिए और उनको उस तरफ नहीं देखना चाहिए। फिर अगर करनी है तो कोई स्ट्रेटजी इकट्ठे ही बनाई जाए। साथ मिलके चलने के ऊपर कुछ बात हुई, क्योंकि काफ़ी देर से हो रहा था ना कि मौलाना साहब आएंगे, इत्तेहाद के साथ नहीं आएंगे। देखिए लीना, मौलाना साहब ने आपको बताया ना कि अगर वैसे मुस्तफा नवाज खोखर साहब के घर में ना होती तो शायद पता नहीं वो पीटीआई के साथ फेस टू फेस बात होगी। अब देखते हैं आगे सूरत-ए-हाल क्या है। ठीक है, थोड़ा सा हम डाइग्रेस करके जरा वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं। आसिफ साहब ये बताइएगा, ये जो अली अमीन गंडापुर साहब ने बात की है इसका इस तरह से भी एक तज्जिया किया जा रहा है कि अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा दिखाई गंडापुर साहब ने तो कुछ सूबे में मामला गड़बड़ हो सकते हैं। अगर वो उन्होंने जो है ना वो ऑन बोर्ड ना हुए तो उनको भी ऑफलोड किया जा सकता है। क्या आप यहाँ तक मामला जाते हुए देख रहे हैं? और ये जो गंडापुर साहब बात कर रहे हैं ये वाकई में मुखालफत करेंगे भी? देखें अलीना, गंडापुर साहब ने जो ये कहा है ना कि मैं किसी भी ऑपरेशन की मुखालफत करूँगा, ये वर्ड्स उन्होंने जो है वो जो कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी थी वहाँ पे ये वर्ड्स नहीं कहे।
और अब जो वो इंटरव्यूज़ में बातें कर रहे हैं वो बहुत सारी वो बातें कर रहे हैं जो कि उस फोरम पे उन्होंने नहीं कही जहाँ पे बतौर वज़ीर आला उनको बुलाया गया था और उनको सुना गया था। तो बुनियादी तौर पे इनके इन बयानात की टारगेट ऑडियंस ना तो वफाकी हुकूमत है ना वफाक के इदारे हैं। बेसिकली जो अली अमीन गंडापुर हैं वो पीटीआई की उस पॉलिसी को जो है वो तालिबान के और लोगों के सामने ला रहे हैं कि हम तो जो है तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के हमायती हैं, और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो हैं वो पीटीआई की तरह तालिबान के सामने जो है वो अच्छे बच्चे बनने की कोशिश कर रहे हैं कि जी इस जंग में हम जो हैं वो आपके ख़िलाफ़ उस तरह से नहीं हैं। और देखें ये कितनी गैर ज़िम्मेदारी की बात है कि आप सूबे के चीफ़ एग्जेक्टिव हैं और आप कोई मुतबादल भी नहीं दे रहे, कोई मुतबादल हिकमत अमली दें, कोई मुतबादल आप चीज़ दें कि जी ये नहीं तो ये होना चाहिए। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि मैं जो है कोई ऑपरेशन अगर होता है तो मैं नहीं होने दूंगा। भाई देखें टारगेटेड ऑपरेशन तो ऑलरेडी हो रहा है, और अगर फर्दर भी कोई ऑपरेशन होना है तो वो आप जानते ही हैं कि आप उसमें ख़ुद कितने रेलिवेंट हैं। लेकिन आपने तो इस बात का इजहार ही उस तरीके से नहीं किया उस फोरम पे जिस पे आपको सुना गया, जिस पे आपको बुलाया गया, जिस पे आपका फ़र्ज़ था कि आप अपना इख्तलाफी नोट वहाँ पे देते और कहते जी कि कोई ऑपरेशन हुआ तो मैं मुखालफत करूँगा या मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा या हम अब इसमें नहीं हैं आपके साथ। वहाँ पर तो आपने इस तरीके से दो टोक कोई बात नहीं की। अब मामला ये है कि बुनियादी तौर पर जो केपी में उन्होंने फ़िगर दिया कि जी 34,000 टेररिस्ट है, ये भी गलत एक फ़िगर दिया उन्होंने, क्योंकि जो मैक्सिमम टेररिस्ट हैं केपी में वो 5,000 से 7,000 तक हैं, और वो भी क्योंकि आबादी के अंदर छुपे हुए हैं और इसलिए उनको एक तो ये एडवांटेज होता है पहल करने का, और इस वजह से वो जो है वो उनके ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है वो मोहतात किया जाता है कि वो आबादी के अंदर मौजूद होते हैं। अदरवाइज़ तो उनको 5-7 हज़ार बंदे जितने भी वो मुसल्ला हों जिस तरह के लेवल के भी, उनको वो आर्मी और ये सारे इदारे तो वो जो है वो हटा सामने मंजर से ही गायब कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ केपी में जो हमारी पुलिस है वो तकरीबन 1,30,000 है। आर्मी और एफसी जो है वो मिलाएं तो कोई 2.25 लाख वो बनते हैं। तो जो टोटल नंबर है वो ये जो आर्मी और एफसी है ना ये तकरीबन 2.25 लाख बनते हैं। अच्छा। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि 5 से 7 हज़ार टेररिस्ट को ना मार सकें। मसला ये है कि वो आबादी की शील्ड के अंदर रहते हैं और इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो गंडापुर साहब की जो टारगेट ऑडियंस है वो बुनियादी तौर पे वफाक के ऊपर एक तो दबाव डालना है कि इनके ऊपर दबाव डाला जाए, लेकिन दबाव डालने के अलावा वो ना तो कोई हिकमत अमली दे रहे हैं, ना कोई मुतबादिल कोई चीज़ जो है वो सामने ला रहे हैं। और दूसरी तरफ जो उन्होंने बातें की हैं उसमें 1-2 पहलू ऐसे हैं जिनके ऊपर गौर होना चाहिए। क्या? फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा जी कि अफगानिस्तान से लोग आ रहे हैं, तो वो बताएं ना, चीफ एग्जेक्टिव हैं सूबे के, कोई तकरीबन 200 अरब रुपए लगे हैं बाढ़ के ऊपर, तो फिर भी अगर लोग वहाँ से आ रहे हैं तो आपने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया है? या आपने पूछा है कौमी सलामती के इदारों से जी कि वो बाढ़ लगी हुई है तो दहशतगर्द क्यों आ रहे हैं? ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि केपी की अगर बात करें तो उसमें मौलाना फजलुर रहमान शायद वज़ीर आला केपी से ज़्यादा अहम है कि उन्होंने इस ऑपरेशन की मुखालफत की है, तो उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए और उनसे भी बात होनी चाहिए कि आप इसकी कोई मुतबादल हिकमत अमली दें। जब प्रोविंशियल एक्शन प्लान उन्होंने बनाया है, वो टीओआरस वगैरह उन्होंने भिजवाए भी हैं वफाकी हुकूमत को, लेकिन वफाकी हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही है। अली अमीन गंडापुर साहब ये जानते हैं कि जो है ना उनके 7 में से जो 4 डिवीजन है ना केपी के, वहाँ पे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज भी जो है वो मगरिब के बाद बाहर नहीं निकल सकती। ठीक है, खुद उनके बारे में आ चुकी हैं खबरें कि वो भत्ता देते हैं, और उनके जो बयानात हैं वो भी ये बता रहे हैं, जब वो लोगों को ये कहते हैं कि फ़लाँ पार्टी देखो तालिबान के ख़िलाफ़ थी तो वो ख़त्म हो गई, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि क्या वो मुल्क को दहशत गर्दों के रहमो करम पे छोड़ना चाहते हैं कि वो एक डरी हुई हिकमत अमली के साथ जो है वो उसको प्रोपेगेट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको मेरी ये राय है कि जो केपी के वो लोग जो जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान हैं, या इवन इसमें जब हम उसमें बड़े फ्रेम में बात करें तो बलूचिस्तान की भी क्योंकि बात हुई थी, और बलूचिस्तान के बहुत सारी पार्टियां तो पार्लियामेंट में नहीं हैं और जो हैं वो आई नहीं थी, तो उनके साथ भी बातचीत बहरहाल होनी चाहिए और मौलाना को भी राजी करना चाहिए, और एक अवामी जो हमायत है वो बहरहाल इस ऑपरेशन के साथ होनी चाहिए। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इस वक्त सिर्फ वफाक के ऊपर जो है वो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये
सियासी फ़ायदा लेना चाहते हैं इसका। सर पॉइंट आ गया। 2-3 सवालात हैं, मैं क्रॉस क्वेश्चन भी करूंगी फ़खर से, लेकिन मज़हर अब्बास साहब का तजिया पहले लेते हैं। मज़हर साहब, ये जो बयान है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं कल भी शायद ये बात हुई थी कि पूरे पाकिस्तान में जो 2014 में ऑपरेशन शुरू हुआ था वो ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ। कभी ऑपरेशन तेज़ होता है, कभी रुक जाता है, कम हो जाता है। एपेक्स कमेटीज़ उसी ज़माने में बनी थी, वो एपेक्स कमेटी आज भी मौजूद है, सूबाई एपेक्स कमेटी भी मौजूद है, मरकज़ी एपेक्स कमेटी भी मौजूद है। और वो बनाई इसी वजह से गई थी कि उसमें आर्मी का भी इनपुट आता है, उसमें सिविलियन गवर्नमेंट्स का भी इनपुट आता है। जो अली अमीन गंडापुर का बयान है वो सियासी बयान है, ठीक है। और चूँकि इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी है और तहरीक इंसाफ की हुकूमत वहाँ 2013 से है, तो 2013 से अब तक अली अमीन गंडापुर जो है उनको ये बताना चाहिए कि पुलिस इतने 13-14 सालों में पुलिस में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है, पुलिस की कितनी ट्रेनिंग्स हुई हैं, पुलिस जो है वो टेररिस्ट स्क्वाड से टेररिस्टों से लड़ने के लिए तैयार है, नहीं है तैयार। क्योंकि माजी में तो हमने ये देखा है कि ऑलमोस्ट पुलिस सरेंडर कर जाती थी बाद मामलात में, लेकिन कितनी और खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जहाँ पुलिस ऑर्डर 2002 आया था, लेकिन उसके बाद उसकी उस तरह की पब्लिक सेफ्टी कमीशन वगैरह जो उसका हिस्सा थे वो उस तरीके से माफ़ कीजिएगा अब ऑपरेटिव नहीं है। तो एज़ कम्पेयर टू परवेज़ खटक की जो गवर्नेंस थी, महमूद ख़ान की थी और अली अमीन गंडापुर की थी, तो वो बताएं उन तीनों में क्या फ़र्क है ये। और जिस तरह अभी आसिफ ने कहा कि बहुत से ऐसे इलाके जहां अगर शाम को जो है वो स्टेट की रिट ही नहीं होती, तो ये फिर कौन ज़िम्मेदार है इसका किस हद तक सूबाई हुकूमत ज़िम्मेदार है। देखिए जो बात दूसरे पैराए में होती है और वो मेरा ख्याल है वो नहीं कर पाते अली अमीन गंडापुर, या इवन हमने फेडरल गवर्नमेंट को भी देखा है। ऑपरेशन जब हुआ था तो उसमें तय हुआ था कि ऑपरेशन के बाद के जो इक़दामात हैं, और ख़ास तौर पे फाटा के इलाके में साबका जो फाटा था, शिमाली वज़ीरिस्तान हो, मालाकंड हो, सवात हो, उसके बाद हुकूमतों ने क्या एक्शन लेना था। जिस चीज़ का क्रिटिकल एनालिसिस नहीं होता वो ये कि जो आपने उधर के लोगों से वादे किए थे वो वादे आपने पूरे नहीं किए। जिस तरह वहाँ के इलाकों को डेवलप होना था वो उन इलाकों को आपने डेवलप नहीं किया। उसके बाद जिस तरह वहाँ निज़ाम अदल कायम होना था वो निज़ाम अदल कायम नहीं किया आपने। तो वो जो बेचैनी है वहाँ के शहरियों की वो यही है कि आपने जो इक़दाम ऑपरेशन तो कर लिया आपने, सही है, और हमें ये बता दिया कि जी ऑपरेशन कामयाब हुआ है, हमने दहशतगर्दी का सफाया कर दिया है, लेकिन कुछ अरसे बाद उन लोगों को पता चला कि वो तो अपनी जगह मौजूद हैं, कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, वो अपनी रिट कायम कर देते हैं। अब डियाई खान या इन इलाकों में अगर आप मालूम कर लें कि किसकी रिट है, तो ये सूबाई हुकूमत इससे बच के नहीं जा सकती। सूबाई हुकूमत को अपनी भी नाअहली कबूल करनी पड़ेगी, और वफाकी हुकूमत ने जो वादे किए थे ऑपरेशन फाटा को मर्ज करने के बाद और ऑपरेशन के बाद, वो वादे भी पूरे नहीं हुए। इस वजह से वहाँ के जो शहरी हैं उनकी बेचैनी यही है। यही सूरत हाल बलूचिस्तान में है। जब बात गवर्नेंस वगैरह की होती है तो बलूचिस्तान के मामलात कौन लुक आफ्टर कर रहा है, उसमें किस हद तक सूबाई हुकूमत का उनका अमल दखल होता है, बिल्कुल सही। यही यहाँ के मामलात हैं। आप सिंध ले लें, आप पंजाब सर, वैसे आप पुलिस की सपोर्ट का कह रहे थे, इतलात ये आ रही हैं कि पुलिस की सपोर्ट देने का तो गंडापुर साहब ने कहा इजलास में बैठ के। हमारे जो दोनों रिपोर्टर्स हैं उनसे क्रॉस चेक कर लेते हैं बात। आसिफ या फ़खर, कोई भी इसके ऊपर कॉमेंट करना चाहे? आसिफ, आपसे शुरू करते हैं। आसिफ जी, वज़ीर आला ने वहाँ पे सूबे की तमाम जो मशीनरी थी उसकी इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की मुकम्मल हमायत का यकीन भी दिलाया था। ठीक है। और कहा था कि हमारे तमाम वसाइल और ये सारे इसके साथ हाजिर हैं दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो भी ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है। ताहम अलीना, एक बात ये ज़रूर की जाती है कि जो शहरी इलाकों में ऑपरेशन होते हैं, बाज़ सिक्योरिटी हलकों की ये राय है कि इसकी जो कमांड है ना वो CTD के पास होनी चाहिए, जिनके रूट्स होते हैं इलाकों के अंदर, मैसेज के अंदर, और डीप पेनिट्रेशन होती है, तो ये कमांड शायद उनके पास होनी चाहिए। ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं फ़खर?
देखिए वही बात है कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बात कर रहे हैं दहशतगर्दी में ताउन के हवाले से, उसके हवाले से विफाक ये काफ़ी अरसे से इनसे सवाल कर रहा है और उठा रहा है कि आपने किस तरह जो जितना भी ये जो दहशतगर्दी और ख़ास तौर के ऊपर जो खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान में जिस नौयत की दहशतगर्दी है उसको फ़ौज के ज़रिए या फ़ौजी ऑपरेशन के ज़रिए परमानेंटली जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता, या उसका सलूशन वो नहीं है। फ़ौज ने एक बार क्लियरेंस करनी है, उसके बाद उस इलाके के ऊपर जितना भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है वो जो सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट के इदारे हैं वो करेंगे, बिल्कुल वो करेंगे। लेकिन सीटीडी की किस तरह कैपेसिटी बिल्डिंग और क्या स्ट्रेंथन किया है, ये सवाल से जो है। अच्छा, एक और चीज़ भी बड़ी दिलचस्प एक और चीज़ भी उठी दरमियान में 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक, और उसके ऊपर कहा अली अमीन गंडापुर साहब ने कि क्योंकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उनका बयान लिया जा रहा है तो वो चाहेंगे और बल्कि गुजारिश करेंगे, मुतालबा करेंगे कि उनका जो बयान है उसकी अगर, क्योंकि इन कैमरा इजलास था, वीडियो निकल सके या वो दिखा सके आवाम को क्लैरिटी के लिए, तो वो भी करें। ऐसा पॉसिबल है क्या आसिफ? नहीं, देखें कौमी जो भी इन कैमरा इजलास होते हैं ना पार्लियामेंट के, उसकी एक एसओपी होती है कि उसकी जो सीरीज बनती हैं उसको स्पीकर नेशनल असेंबली और या सेक्रेटरी नेशनल असेंबली के सामने उनको सीज कर दिया जाता है। उसके बाद वो सीरीज जो हैं उनको सिर्फ सदर पाकिस्तान जो है वो देख सकते हैं अगर वो चाहें, या फिर जो आपकी सुपीरियर जुडिशरी है बतौर एविडेंस के तौर पर उन्हें चैम्बर में देख सकती है। अब क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब को मालूम है कि ये बात पॉसिबल नहीं है कि उस इन कैमरा इजलास के किसी हिस्से को पब्लिक किया जाए, तो वो इस तरह का मुतालबा कर रहे हैं। बेसिकली बात वही है जो बार बार हम कर रहे हैं। देखें केपी में जो 12 साल से पीटीआई की हुकूमत है, 12 साल की हुकूमत का मतलब ये है कि एक पहली जमात का बच्चा जो है वो एफए पास कर गया, यानी इतना टाइम आपके पास था। अब आप बताएं कि आपने इन 12 सालों में दहशतगर्दी के खिलाफ जो आपकी जिम्मेदारी बनती थी, आपने इसमें क्या किया? मज़हर अब्बास साहब, देखिए विफाकी, जब आप उठा के देख लें कि जब फाटा का मर्जर हुआ था तो विफाकी हुकूमत ने क्या जिम्मेदारी ली थी। जब हम ये सारा बोझ उठा के सूबाई हुकूमत पे डाल देते हैं तो ज़रा इसका जायज़ा लिया जाए ना कि फाटा की डेवलपमेंट के लिए विफाकी हुकूमत ने क्या वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे हुए विफाकी हुकूमत के? जब आप उन इलाकों में आपने सवात में कर दिया, उनका तालिबान का सफाया कर दिया, दहशतगर्दों का सफाया कर दिया, इंतहा पसंदों का सफाया, उसके बाद आज सवात के जाके लोगों से पूछें क्या वहाँ निज़ाम आदिल कायम हुआ? ठीक है जी। वहाँ जो आपने डेवलपमेंट की करनी थी वो डेवलपमेंट की आपने, तो सारा बोझ आप एक हुकूमत पे, चाहे ये सूबाई हुकूमत हो या कोई दूसरी हो, विफाक अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता। और क्योंकि एक मुखालिफ हुकूमत है तो आप ज्यादा उसके बारे में। सर इसीलिए बात हो रही थी ना कि सारे अगर एक यूनाइटेड कोई ऐसा फोरम हो जिसके ऊपर बैठ के डिबेट भी हो, इन इश्यूज के ऊपर खुलकर बात हो, सिर्फ बयानबाजी नहीं, तो फिर इनको एड्रेस किया जा सकता है। एक छोटी सी ब्रेक की मुझे इजाजत दीजिएगा, अब एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मजीद बात करेंगे और फिर ऑफ कोर्स आपके सवाल भी। वेलकम बैक। आपके सवाल शामिल करते हैं। मुजफ्फर जाफरी फ़खर दुरानी साहब आपसे पूछ रहे हैं, जैसे ईद पर स्पेशल ट्रेन्स चलती हैं उसी तरह हवाई जहाज़ में स्पेशल फ़्लाइट्स क्यों नहीं चलती? हुकूमत इस पर क्यों कुछ नहीं करती? बिल्कुल ये एक अच्छी तजवीज़ है और मेरा ख्याल है ये मुतालबा भी हुकूमत से बिल्कुल ये दुरुस्त मुतालबा है। देखें दुनिया भर में इस तरह होता है, चाहे वो क्रिसमस के हवाले से मगरबी ममालिक हों, वहाँ पे ये इस तरह की सस्ती जो फ़्लाइट्स का बंदोबस्त किया जाता है। अरब ममालिक के हवाले से देखें तो वहाँ पे भी ये सस्ती फ़्लाइट्स जो ईद के मौके पे वो शुरू की जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान का मसला वही है कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसको देखा जाए या फिर कौमी एयरलाइन है, अगर उसके हवाले से देखा जाए जो उसका सालाना खसारा है उसको मद्देनज़र रखते हुए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को वो सूट, फिर वो जो ट्रेन है, जो सस्ती ट्रेन है या जो इस हवाले से स्पेशल जो ट्रेन के हवाले से वो किया जाता है वही ज़्यादा सूट करती हैं बजाय इसके कि फ़्लाइट्स के हवाले से, क्योंकि प्राइवेट जो जितनी भी एयरलाइंस होती हैं वो कभी भी इस हवाले से वो नहीं करती इस तरह के ऑपरेशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अगला सवाल आसिफ बशीर चौधरी आपसे। कोमल अख्तर पूछ रही हैं, चीनी रमज़ान से पहले अचानक महंगी होना शुरू हो गई, वज़ीर आज़म का नोटिस लेने तक ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने अरबों रुपए मुनाफा कमा लिया। वज़ीर आज़म के नोटिस लेने पर चीनी के रेट्स 10 रुपए किलो नीचे आ गए। सिर्फ 10 रुपए के लिए इतनी मेहनत? जी देखें, ये एक बड़ी अफसोस की बात है और ये मेरा ख्याल है कि इस इत्तेहादी हुकूमत के दौर में मैं इसको एक बदइंतज़ामी का एक बहुत बड़ा अजूबा करार दूंगा कि हम अक्टूबर में पाकिस्तान डिसाइड करता है चीनी एक्सपोर्ट करने की कि जी हमारी ज़रूरत से ज़ायद है और इतनी जल्दी होती है। देखें कुल 80 शुगर मिले हैं
और ये इतने ताकतवर लोग हैं कि जो सर्कुलेशन समरी के ज़रिए अप्रूवल होती है, काबीना के इजलास का भी इंतज़ार नहीं किया जाता और अप्रूवल दे दी जाती है कि चीनी एक्सपोर्ट करें। और शर्त ये आयद की गई थी उस वक्त भी कि आप चीनी की जो 135 रुपये की कीमत है इसको पाकिस्तान में ये बढ़ेगी नहीं। लेकिन आप देखें कि 7.7 लाख मैट्रिक टन जो चीनी जो है वो एक्सपोर्ट हो जाती है। पाकिस्तान में चीनी की फ़ी किलो कीमत जो है वो 65 रुपये तक बढ़ जाती है, यानी 175-80 रुपये से लेकर 200 रुपये तक चीनी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फ़रोख्त हो रही है। उसके बाद जो कल एक टास्क फोर्स का एक अहम इजलास हुआ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब की सरबराही में, तो उसमें 159 रुपये तक की कीमत की मंजूरी दे दी गई है, यानी कि 25-24 रुपये का इजाफी बोझ जो है वो एक आम शहरी की जेब पर डाल दिया गया है। और इस सारे मामले की कोई तहकीकात नहीं हो रही, कोई उन शुगर मिलों से पूछा नहीं जा रहा कि आपने क्यों इतनी ज़्यादा चीनी एक्सपोर्ट कर दी कि पाकिस्तान में शॉर्ट हो गई। और अब उनके रीजंस वही मिलों की तरफ से आ रहे हैं कि जी हमारे वो गन्ना महंगा है और फलां अदायगियाँ कर दी, हालांकि कॉटन की बेहतरीन जो पैदावार के इलाके थे उनको हमने गन्ने में तब्दील किया। और ये इतना ताकतवर माफिया शुगर का कि इसका हर 2 साल बाद एक इशू आता है, लेकिन उसमें से कोई भी आउटकम नहीं निकलती। बात ये है कि यही हुकूमत थी जब पीटीआई के ऊपर स्कैंडल आया, चीनी स्कैंडल आया, तो सबसे ज्यादा ये पेश थे, तो अब अपने उसमें नहीं देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ बशीर चौधरी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर बाकी सवाल शामिल करते हैं। वेलकम बैक। शहनाज राना महमल आपसे कर रही हैं, पंजाब हुकूमत ने नौमौलूद बच्चों की माओ और हामिला खवातीन को 23,000 रुपए देने का ऐलान किया है। इस इकदाम से क्या अफजाइश नस्ल की हौसला अफजाई होगी? क्या ऐसा होना पाकिस्तान के मफाद में है? फिर देखिए, पहली चीज़ तो शहनाज साहबा ये है कि ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी है। मैं तो इसे एक बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी पॉलिसी समझती हूँ, क्योंकि बेसिकली ये एक जो मैटरनल वेलफेयर होता है, चाइल्ड वेलफेयर, जो कि एक बेसिक राइट होता है दुनिया के ममालिक के अंदर, तो ये उसका ख्याल रख रहे हैं कि अब 23,000 आप अगर इसको जोड़ रही हैं फैमिली प्लानिंग के साथ, या आप इसको कोई पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ अगर जोड़ रही है, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गलत है और ये ज़्यादती है, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये 2 सेपरेट इश्यूज़ हैं। फैमिली प्लानिंग के लिए एक बिल्कुल डिफरेंट पॉलिसी या उसकी अवेयरनेस और वो सब कुछ एक और चीज़ है। जो ये जिन खवातीन को ये टारगेट किया जा रहा है, जिनको ये 23,000 रुपये दिए जा रहे हैं, ये पूरे सब तो पुअर होंगी और इनके तो सेहत वगैरह तो इनके जो होता है इस पैसे से इनको उसका फ़ायदा होगा। अदरवाइज ये चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं होंगी। अगर ये 23,000 हुकूमत नहीं भी देगी तो ये फिर भी बच्चे तो हो रहे होंगे और ये खवातीन भी उधर ही होंगी, तो इसलिए ये पैसे देने जरूरी। और ये बात इस चीज़ से जोड़ना कि शायद ये पैसों के लिए कोई अगर कोई ये समझता है कि ये बच्चे करेंगे, तो 23,000 रुपये को 23 लाख या 23 करोड़ रुपए नहीं है। 23,000 रुपये के लिए कोई बच्चा नहीं पैदा करा, वो ऑलरेडी प्रेगनेंट होती हैं, वहाँ पर उनको सहूलियात नहीं मौजूद होती हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, वो जिस तबके से ताल्लुक रखती हैं उनको और उनके बच्चों की सेहत को बहुत नुकसान होता है, कई दफ़ा वो सर्वाइव भी नहीं करते। तो ये पैसे बेसिक उनके सर्वाइवल के लिए, इसलिए मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी पॉलिसी है और बल्कि ये पूरे मुल्क के अंदर होनी चाहिए जो इस तरह के सिंध में ये प्रोग्राम, हाँ सिंध में प्रोग्राम है भी और था भी, जब शुरू भी गया तो इसके ऊपर एक ये फीडबैक आता था खास तौर पर जो दूर अफ्तारा इलाके हैं कि हामिला खवातीन और कम उम्र हामिला खवातीन की तादाद में इजाफा होना शुरू हो गया। लोग ये कैश पैसे लेने के उसमें जो खवातीन थी उनकी सेहत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने शुरू हो गए। ज़्यादातर पैसे इसमें से कुछ डॉक्टर को दे देते थे या उनके ऊपर खर्च करते थे और फिर खुद बाकी पॉकेट कर लेते थे। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम नज़र आई सामने। सो क्या समझती हैं इसकी बजाय कोई मुतबादिल तरीका होता तो वो बेहतर ना होता? देखिए रीना, पहली चीज़ तो ये कि ये कोई इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है कि इसके लिए कोई जो है कि वो कि मतलब औरतें प्रेग्नेंट होना शुरू हो जाएंगी। जो औरतें ऑलरेडी उन सर्कमस्टांसेस में हैं ये उन्हीं को मिलेंगे। अच्छा, जो आपने बात की कि कम उम्र खवातीन की बच्चियों की जो यहाँ पर अंडर एज जो एक बहुत बड़ा मसला है, सिंध के अंदर तो खासतौर पर एक जगहों पर बहुत ज़्यादा मसला है, वो तो एक्चुअली उधर के लोगों का और उधर के ट्रेडिशन और उधर के एक्चुअली उस चीज़ का मसला है। उसके ऊपर लॉज भी हैं लेकिन वो लॉज इंप्लीमेंट करने की भी जरूरत है। वहां पर ये जो अंडर एज मैरिज होती है, चाइल्ड मैरिज होती है, ये प्रिवेलेंट है, इसको रोकने की जरूरत है। अच्छा ठीक है। मज़हर अब्बास साहब, सवाल आपसे अरीबा करीम का। जब वसीम अख्तर मेयर थे तो वो इख्तियारात ना होने की बात करते थे, अब मुर्तज़ा वहाब हैं तो हर दूसरे प्रोजेक्ट पर वफाकी हुकूमत से पैसे मांगते नजर आते हैं। अब कह रहे हैं कि विफाक को 100 अरब रुपए कराची शहर को देना चाहिए। कराची का मेयर बनते ही ऐसी बातें क्यों की जाती हैं? देखिए, ज़्यादा बेहतर है कि मेयर की पोजीशन ही ख़त्म कर दी जाए। और क्योंकि हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं, हम इस वक्त क्योंकि स्पेसिफ़िकली कराची का है,
तो सिंध हुकूमत जो है वो बल्दियाती इदारों को मजबूत नहीं करना चाहती। हमें नहीं नज़र आता कि बल्दियाती इदारे मजबूत हो रहे हैं। वफाक के लेवल पर भी ले लें आप, हमारी जितनी सियासी जमातें हैं, जितनी सिविलियन क़यादत है, बल्दियाती इदारों को वो एम्पावर नहीं करना चाहती 18वीं तरमीम के तहत जो एम्पावर करने की। अब ये तो आप रोना रो रहे हैं मुर्तज़ा वहाब। सवाल ये है कि जो सड़कें जो आपके ऑलरेडी हमने देखा, आप DHA उठा लें, उनकी सड़कें उठा के देख लें, हाँ एक सुपर हाईवे पे DHA बन रहा है, उसके लिए हर तरफ से सड़कें निकाली जा रही हैं कि उधर पहुंचने के लिए। जो शहर की सड़कें खुद ही पड़ी हुई हैं, मैं कैसे इस जस्टिफिकेशन को मान लूं? ना आप करीमाबाद की सड़क ठीक करने को तैयार हैं, ना आप यूनिवर्सिटी रोड की सड़क ठीक करने को तैयार हैं, ना जो मेन MA जिन्ना रोड की है वो सड़क ठीक करने को तैयार हैं। मतलब इस शहर के लोग किधर जाएं? तो अगर आप अपनी जिम्मेदारी, अगर वफाक आपको नहीं दे रहा सही, तो या तो आप अपनी हुकूमत से कहें, सूबाई हुकूमत से, अपनी पार्टी से कहें कि वफाकी हुकूमत से सपोर्ट विड्रॉ कर लें, या ये कि एक फैसला कर लें कि जी बल्दियाती इदारों को नहीं मजबूत करना तो बल्दियाती इदारे ख़त्म कर दें। ठीक है, सूबाई हुकूमतें जिम्मेदारी ले लें, सारी वो कर लें। लेकिन ये जो इस तरह की खिचड़ी बनाई जाती है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आज हमारे पास प्रोग्राम में इतना ही वक्त है, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।